नमस्कार दोस्तों, आज हम इतिहास के एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण दौर की बात करने वाले हैं। यह वह समय था जब यूरोप की कुछ ताकतवर शक्तियां व्यापार और प्रभाव बढ़ाने के लिए दुनिया के अलग अलग कोनों में पहुंचने लगी थीं, और इनमें से एक महत्वपूर्ण पड़ाव था हमारा भारत। इस वीडियो में हम 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन और उनके शुरुआती कदमों के बारे में जानेंगे। हम यह भी समझेंगे कि आखिर यूरोप में ऐसा क्या हो रहा था कि उन्हें भारत जैसे दूर देशों तक आने की जरूरत पड़ी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पंद्रहवीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच यूरोप में एक बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिला। खेती और खासकर चीजें बनाने के तरीके यानी विनिर्माण में नई तकनीकें आईं, जिससे व्यापार और बाजार तेजी से बढ़ने लगे। धीरे धीरे पूंजीवाद, जो कि मुनाफे और बाजार में मुकाबले पर आधारित है, सामंती व्यवस्था की जगह लेने लगा था। लेकिन यह बदलाव सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं था। पूंजीवाद को बढ़ने के लिए नए बाजार और कच्चे माल की जरूरत थी। इसलिए यूरोपीय देशों का ध्यान दुनिया के दूसरे हिस्सों पर भी गया। यूरोपियन हमेशा से ही पूर्व के बारे में सुनते आए थे। भारत और चीन जैसे देशों के साथ उनका व्यापार सदियों से चला आ रहा था। मार्को पोलो जैसे यात्रियों ने अपनी किताबों में यहाँ की अपार धन संपदा और समृद्धि की कहानियां लिखी, जिसने यूरोपियों की लालसा को और बढ़ा दिया। उस समय इटली का यूरोप और पूर्व के व्यापार पर लगभग एकाधिकार था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत से आने वाला सामान अलग अलग रास्तों से इटली पहुंचता था और फिर वहां से पूरे यूरोप में जाता था। इसी दौरान यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चल रहा था। नए विचार आ रहे थे, कला और साहित्य में तरक्की हो रही थी। व्यापारियों और कारोबारियों का एक नया वर्ग उभर रहा था, जो इन नए विचारों से काफी प्रभावित था। यूरोप के दूसरे देश इस व्यापार में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश जैसे पुर्तगाल और स्पेन अफ्रीका के रास्ते पूर्व की ओर जाने का नया समुद्री मार्ग खोजने में जुट गए। उनके राजाओं ने भी इन खोजों को बढ़ावा दिया और खोजकर्ताओं को पैसे और संसाधन दिए। इस दौर में नई तकनीकों का भी विकास हुआ, जैसे कि छपाई, बेहतर नक्शे बनाना, कंपास और बारूद। इन चीजों ने खोजकर्ताओं को लंबी और खतरनाक समुद्री यात्राओं में बहुत मदद की। तो दोस्तों, पुनर्जागरण के नए विचार, व्यापार बढ़ाने की इच्छा, नए बाजारों की तलाश, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण और यूरोप में पूंजीवाद का उदय, इन सभी कारणों ने मिलकर यूरोपीय शक्तियों के लिए भारत का रास्ता खोल दिया। हालांकि यूरोपीय यात्री पहले भी भारत आते रहे थे, लेकिन 1498 में वास्को डी गामा जब अफ्रीका के केप ऑन ऑफ गुड होप होते हुए कालीकट पहुंचा, तो यह भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। पुर्तगाली सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे। उनका छुपा हुआ मकसद ईसाई धर्म का प्रचार करना और अपने मुकाबले के व्यापारियों, खासकर अरबों को हटाकर पूर्वी व्यापार पर अपना कब्जा जमाना था। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का दबदबा था। अगले कुछ सालों में पुर्तगालियों ने अरबों के जहाजों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उन्होंने लूटपाट की और अपना दबदबा बनाने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। 1501 में पुर्तगाल के राजा ने खुद को अरब, फारस और भारत के व्यापार का मालिक घोषित कर दिया। जिस समय पुर्तगाली भारत आए, यहां की राजनीतिक स्थिति भी उनके लिए मददगार साबित हुई। उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, सिवाय गुजरात के, जहां महमूद बेगड़ा का शासन था। दक्कन में भी बहमनी सल्तनत कई छोटे राज्यों में टूट चुकी थी। किसी भी भारतीय शासक के पास मजबूत नौसेना नहीं थी। आखिरकार 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज नाम का एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और उसने इस जगह का नाम केप ऑन ऑफ गुड होप रखा, यानी अच्छी उम्मीद का अंत।
वास्को डी गामा की सफल वापसी के बाद पुर्तगाल के राजा ने पेड्रो अल्वारेस कैब्रल के नेतृत्व में और भी बड़े जहाजों का बेड़ा भेजा, लेकिन उन्हें कालीकट में स्थानीय शासक जमोरिन के साथ संघर्ष करना पड़ा। बाद में कैब्रल ने कोचीन और कन्नूर में अपने व्यापार को सुरक्षित किया और भारी मुनाफे के साथ वापस लौटा। वास्को डी गामा 1502 में फिर से कालीकट आया, इस बार और भी बड़ी तैयारी के साथ। जमोरिन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं रहे। पुर्तगाली पूर्वी समुद्र में अपना व्यापारिक दबदबा कायम करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने दूसरे व्यापारियों, खासकर अरबों को परेशान करना शुरू कर दिया। पुर्तगालियों ने एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक ठिकानों पर कब्जा करके अपनी नौसेना की ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। उन्होंने कोचीन में अपना पहला किला बनाया और धीरे धीरे दीव और फिर 1510 में गोवा पर भी कब्जा कर लिया। गोवा को उन्होंने अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। स्पेन के साथ एक समझौते के बाद पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के लगभग अकेले बादशाह बन गए, जिसे एस्तादो दा इंडिया कहा गया। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य को मजबूत करने में उनके गवर्नरों का भी बड़ा योगदान रहा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहले गवर्नर थे जिन्होंने पुर्तगाली स्थिति को मजबूत करने और मुस्लिम व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की। उनके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क आए, जिन्होंने गोवा पर कब्जा किया और पुर्तगाली प्रभाव को और बढ़ाया। तो दोस्तों, यह थी भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन की शुरुआती कहानी, जिसमें पुर्तगालियों ने सबसे पहले दस्तक दी। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह दूसरी यूरोपीय शक्तियां भी भारत आईं और उनके बीच किस तरह संघर्ष हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।